सो हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आज की जो इवनिंग है वो ख़त्म हो गई, बहुत हेक्टिक। ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं। सो लास्ट मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, और ये जो वीडियो बनाने का ख़्याल है वो अचानक से सडनली आया कि शाम को एक पेशेंट आया था, और वो जो न्यूरोलॉजिकली था वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था। और उनका विलिंगनेस था कि क्या मतलब जो मेरे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें मैं इम्प्लांट करा सकता हूँ, नहीं करा सकता हूँ। मल्टीपल मिसिंग टीथ थे, और मोस्टली में इमीडिएट प्लेसमेंट करना होगा क्योंकि बहुत सारा रूट स्टम्प था। मतलब रूट स्टम्प का मतलब जड़ें जो होती है। दिस इज़ अ वीडियो विच आई एम मेकिंग बेसिकली फॉर कॉमन पीपल। जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें बच जाती हैं, दांत की जड़ें, ऊपर का दांत झड़ गया बिल्कुल, तो उस केस में मतलब उनका एक सस्पिशन था कि सर मतलब मेरे को इसमें इम्प्लांट प्लेस करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अंडर मेडिकेशन हूँ और मेरे को जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही जाएगा। ही इज़ बेसिकली सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर्स, और यहाँ के एक जो न्यूरोफिजिशियन लोकल हैं उनसे अंडर ट्रीटमेंट है। वो अर्ली स्टेज है, 58 के आसपास एज रही होगी, 60 के आसपास उनकी, बहुत एडवांस स्टेज नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, मोस्टली जितने भी टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत वास्ट टाइप के मेजर मतलब नंबर ऑफ डिजीज़ हैं, नंबर ऑफ डिजीज़ जो न्यूरोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के। बट मेनली जैसे कि जो बीमारियां होती हैं कॉमनली, जैसे कि मान लीजिए कि अल्जाइमर्स हो गया, जिसमें मेनली भूलने की बीमारी होती है। अक्सर लोग भूलने लगते हैं, मतलब इसको एक तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ब्रेन सेल्स धीरे 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 डिजेनरेट भी होती है। तो इस केसेस में, इन केसेस में, या और भी जो जो भी केसेस, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे पार्किंसंस हो सकता है, इसमें ट्रिमर्स आते हैं। तो जिससे पार्किंसंस में ही हो गया, ऐसा नहीं कि मोस्टली केसेस में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के केसेस हैं, अर्ली और मिड स्टेज तक काफ़ी चांसेस हैं कि हम लोग आराम से इम्प्लांट प्लेस करते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव कर जाती है। और मोस्टली लोगों को इम्प्लांट करवाना ही चाहिए। अगर एडवांस स्टेज है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मतलब 90% केसेस में वी कैन पुट इम्प्लांट इन अ वेरी इजी मैनर। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक यंग लड़की जो मेंटली रिटार्डेड थी और उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी थी और मेंटल प्रॉब्लम भी थी, उसको मैंने इम्प्लांट डाला था। इवन उसका पोस्चरल प्रॉब्लम भी था, ठीक से बैठ नहीं सकती थी वो चेयर पे जिसमें हम लोग सर्जरी करते हैं, और वो लेटना भी उसको डिफ़िकल्ट था। स्ट्रेट वे में नहीं लेट सकती, वो साइड वे में लेटती है, तो आप ओटी टेबल पे भी इम्प्लांट प्लेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो उस कंडीशन में भी हमने इम्प्लांट प्लेस किया है, और शी विल कम इन 2-3 डेज़। तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना के डाल दूँगा। तो ऐसा नहीं है, 90%, मोर देन 90% केसेस में हम लोग इम्प्लांट बहुत ईजी वे में डाल सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, फूड हैबिट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। ओनली थिंग कि जैसे कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये थोड़ा मतलब, हाँ, ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल पेशेंट में जो इम्प्लांट का लाइफ होगा, और जो एक सीवियरली न्यूरो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इम्प्लांट का जो लाइफ होगा वो थोड़ा सा चेंज या थोड़ा सा लेसर साइड में होगा। ये ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज जो मेंटेनेंस वाला काम है, कोई भी चीज़ जैसे हम घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ दिन पे वो एक मेंटेनेंस खोजता है। लेकिन अगर मान लीजिए घर का मालिक वहाँ ना रहे, या वो पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो गया और नया घर बना लिया हो, तो उसने ध्यान देना बंद कर दिया है, तो एक मेंटेनेंस वाला जो प्रॉब्लम होता है वो न्यूरो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ होता है। वो कई बार वो भूल जाते हैं, या उनका कोऑर्डिनेशन जो हैंड का होता है, मूवमेंट होता है, ट्रिमर्स आते हैं, तो कई बार वो ओरल हाइजीन का जो पार्ट होता है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, होम केयर ओरल हाइजीन। इसकी वजह से उनका इम्प्लांट का जो फेल होने का चांसेस हैं इन ए लॉन्ग रन। मतलब कि जैसे नॉर्मल आदमी 20-25 साल जा सकता है, तो जो न्यूरोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें वो हो सकता है कि वो 10 साल में, 8 साल में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। दिस इज़ द केस। कुछ पेशेंट बेसिकली जो हाई डोज एसएसआरआईज जो लेते हैं, इसको हम लोग सेलेक्टिव जो एसएसआरआई ड्रग होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्लास की जो ड्रग्स होती हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि बोन का जो है, जो हड्डियों का मिनरलाइजेशन होता है,
जैसे हमारा बोन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली डीमिनरलाइज होता है और रीमिनरलाइज होता है। मतलब क्या कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में कांस्टेंट एक प्रक्रिया चलती रहती है कि हड्डियाँ बनती भी रहती हैं और हड्डियों से कैल्शियम निकलता भी रहता है, ताकि बॉडी की फंक्शनैलिटी एज ए होल वो बैलेंस में रहेगी। ठीक है, एक वातावरण जो है वो अंदर का जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है वो बना रहे। तो जो एसएसआरआई जो ड्रग्स लेते हैं, सेलेक्टिव जो इनहिबिटर्स होते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, उसमें क्या होता है कि जो बोन रीमिनरलाइजेशन का प्रोसीजर है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है, तो थोड़ा सक्सेस रेट उस स्टेज में थोड़ा कम हो सकता है। बाकी ओरल हाइजीन का केयर में प्रॉब्लम रहता है। और एक और है, जैसे जो ये जो ट्राईसाइक्लिक के एंटी डिप्रेसेंट भी बहुत सारे लेते हैं पेशेंट्स, उनमें कई बार देखा जाता है कि जो लार का जो बनना है नेचुरली वो थोड़ा कम हो जाता है, सलाइवा सेक्रेशन कम हो जाता है। उसकी वजह से भी जो ओरल हाइजीन जो एक नेचुरल क्लेंजिंग होता है, लार जितना बनेगा उतना ही आपके दांतों की सफाई होती है। आप क्यों सुबह उठते हो तो आपका अगर मुंह ड्राई रहता है तो बदबू आती है अक्सर। उन लोगों को जिनका लार कम बनता है उनका जो ब्रेथ होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा सा बदबूदार होता है। तो अगर लार कम बनता है दवाइयों से तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है उन पेशेंट्स को। हाँ, ये फैक्ट बात है कि जो लाइफ स्पैन है इम्प्लांट का वो तो ओब्वियसली हाँ थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते और उनको इसका बेनिफिट नहीं होता है। इमेंस बेनिफिट है, नॉट मतलब थोड़ा मोड़ा बेनिफिट नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इन्जॉयमेंट में उनका पूरा लाइफ बदल जाता है। तो और सर्जिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ एडवांस डिसऑर्डर है, हॉस्पिटलाइज है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट वो फिजियोलॉजिकली फिट है और चल फिर रहा है, नॉर्मल है मतलब, तो वैसी कोई बात नहीं है। जब कोई भी एडवांस प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इस तरह की टाइप की हो जाए जो न्यूरोडिजेनरेटिव है, तो उस केस में तो कोई भी सर्जरी मतलब थोड़ा सा आप अंडर जीए कर सकते हो, अंडर लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट चूँकि ये इम्प्लांट सर्जरी मोस्टली 99% केस में हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया ही करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जब जिसमें कि कैंसर सर्जरी हो रही है और इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान है, ओरल रिहैबिलिटेशन का प्लान है, जिसमें हम लोग पैर की हड्डी काट के फिर वहाँ पे एक 3D मॉडल प्रिंट करके उसमें हम लोग सर्जरी करके करते हैं। या फिर ट्रॉमा के केसेस में, क्योंकि हम लोग साथ ही साथ अगर दांत भी बहुत सारे निकल जाते हैं, चेहरे की हड्डियाँ जब टूटती हैं तो इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं, उसमें हम लोग जीए में अंडर करते हैं मोस्टली। लेकिन एक नॉर्मल फिजिकली फिट जब नॉर्मल पेशेंट आता है तो हम लोग जीए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट मोर देन 90% केसेस में वी कैन डू इम्प्लांट इन ए वेरी ईजी मैनर और बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं कि आप न्यूरोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, कोई ब्रेन से संबंधित बीमारी है तो आपको इम्प्लांट नहीं कराना है। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नॉट इवन ए रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है। कोई भी अगर इस तरह का कोई क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू।